हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस लेक्चर्स में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 फिजिक्स ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 में दर्पणों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। उसमें बताया था गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उसमें हम अध्ययन करेंगे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। यानी कि समतल दर्पण कहते हैं ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ समतल होती हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं। यानी कि जिस सतह से परावर्तन होता है वह सतह अगर उसकी प्लेन होती है उसे कहते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण ये इनके चित्र बने हुए हैं, इनकी सहायता से हम इन्हें समझ सकते हैं। तो अब समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण जो द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें जो प्रतिबिंब के गुण होते हैं, प्रतिबिंब की विशेषता होती है, वे क्या होती हैं? हमारे घरों में चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसे वह समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। यानी कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है और सीधा होता है, यानी कि वह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। नंबर 2, समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। नंबर 3, एच ऊंचाई की मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण H/2 की आवश्यकता होगी। अगर कोई व्यक्ति की हाइट 10 फीट है तो उसे अपनी पूरा शरीर देखने के लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर की समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। इसीलिए और नोट में समझेंगे कि नोट क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी कि उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। नंबर 2, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +K1 होती है, यानी कि आवर्धन क्षमता यानी जो प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। और आवर्धन क्षमता हम आगे पढ़ाएंगे आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसलिए यहाँ पर इतना ही ध्यान रखो, आवर्धन क्षमता होती है +1। नंबर 2, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं कि सीधी डेफिनेशन है कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इन्हें ये ऐसे होते हैं, इनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोल होता है, यानी प्लेन नहीं होता है, स्फेरिकल मुड़ा हुआ होता है, दबा हुआ या बाहर की ओर निकला हुआ होता है। अब आगे चलेंगे हम। अब आएंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं। देखो, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है? कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव से पता चल रहा है गुफा, यानी कि गुफा जिसके अंदर गुफा की आकृति हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ अर्थात परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखो, इसमें जो परावर्तक सतह है इसकी वह अंदर की ओर दबी हुई है, इसीलिए ये एक अवतल दर्पण है। तो हम डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ अर्थात परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। नंबर 2, उत्तल दर्पण। और देखो, उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ अर्थात परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ अर्थात परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का जो चित्र है वैसे बना सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो चित्र है ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिश कर देंगे और जो ये परावर्तक पृष्ठ गलत हो गया, यहाँ पर अंदर की ओर पॉलिश होती है इसमें, और ये होता है उत्तल दर्पण।
यानी इसका जो पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसीलिए यह एक उत्तल दर्पण है और ये एक अवतल है, ये अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण, यानी हमने गोलीय दर्पणों में जिन जिन महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों का प्रयोग करेंगे या प्रयोग किया है उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी डेफिनेशन क्या है कि उन्हें कैसे परिभाषित किया जाता है। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेशन रिलेटिव विद स्फेरिकल मिरर्स। तो नंबर फर्स्ट में देखेंगे दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसे हम दर्पण में देख सकते हैं कि ये तो अवतल दर्पण के लिए कि अवतल दर्पण के ठीक परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीच में जो एक बिंदु होता है उसे कहते हैं ध्रुव। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं पोल। और ये अवतल दर्पण के लिए और ये उत्तल दर्पण के लिए ठीक बीच में ध्रुव पी है, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आगे चलेंगे। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक एपर्चर ऑफ मिरर। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है कि ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया कि कोई अवतल दर्पण लिया, उसके दोनों पृष्ठों को मिलाने, दोनों पृष्ठों जो पृष्ठ होते हैं दोनों परावर्तक पृष्ठों के कोनों को मिलाने पर जो रेखा बनती है वो उसका द्वारक कहलाती है। यानी कि सीधी सीधी बात है, जिस प्रकार किसी घर का गेट होता है उसे घर में जाने के लिए जो जगह होती है उसे गेट कहते हैं, इसी तरह दर्पण में अंदर की ओर ये स्थान होता है जो उस स्थान की लंबाई दर्पण का द्वारक कहलाती है। यानी दर्पण का एक तरह से गेट। और ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। नंबर 3 वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र क्या होते हैं, क्या होता है कि जब किसी दर्पण को बनाया जाता है तो किसी खोखले कांच को काट कर बनाया जाता है, उससे पहले जो खोखले गोले का जो केंद्र होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो इसमें डेफिनेशन लेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया अवतल दर्पण के लिए, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाले गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये हो गया अवतल दर्पण के लिए, हो गया उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है। अब यहाँ से आगे आएगी नंबर 4 पर मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि मुख्य अक्ष में प्रिंसिपल एक्सिस के गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये चित्र देखेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है कि ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इसको जो मिलाने वाली रेखा ये है मुख्य अक्ष। देखो यहाँ पर लिखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस, ये अवतल दर्पण के लिए, ये उत्तल दर्पण के लिए। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो मैंने बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन लिखी है, खुद की लिखी हुई डेफिनेशन है और ये आपके बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। 2-4 बार देखने पर ही आपको याद हो जाएगा और इन्हें लिखकर अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं तथा इन्हें याद करें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके आगे अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि जो इससे आगे जो महत्वपूर्ण पद हैं उन्हें भी लिखाएंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।